हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ है, स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम मिला है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ट्रायल्स के लिए। स्टारलिंक इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंडर 10 ग्राउंड साइट्स जो हैं इस्टेब्लिश की जाएंगी मुंबई में, जो एक हब की तरह काम करेंगी। स्टारलिंक सैटेलाइट बेसिकली है क्या चीज़? इसके अंडर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं लो अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश की जाती हैं, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ये रहेंगी ये सैटेलाइट्स, और वहां से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी ग्राउंड लेवल पे। ये थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं जो एक तरह से कॉन्स्टलेशन का काम करती हैं। जैसे स्टार्स की कॉन्स्टलेशन होती है, ऐसे सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट जो है ये वायरलेस इंटरनेट है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू पहुंचाया जाएगा अर्थ ऑर्बिट में। लोकेशन इंडिपेंडेंट है, लोकेशन मैटर नहीं करती है इसके लिए, और इसीलिए इसकी ग्लोबल कवरेज है। इवन द रिमोटेस्ट रीजन वहाँ पे भी ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। देन सैटेलाइट जो है ये लेजर्स के साथ लिंक्ड रहती हैं और इनकी डिपेंडेंसी जो है ग्राउंड स्टेशंस में कम रहती है। जैसे जो ट्रेडिशनल इंटरनेट सिस्टम्स हैं या ब्रॉडबैंड सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं कि एक इंडिविजुअल की डिवाइस है, जैसे फोन, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, वो किससे कनेक्ट होगा? वो कनेक्ट होगा डिश के साथ, डिश जिससे कनेक्ट होगी इंटरनेट के साथ, इंटरनेट किससे कनेक्ट होगा? सैटेलाइट के साथ। बट ये जो स्टारलिंक है इसमें क्या होगा, डायरेक्टली जो सैटेलाइट है वो डिश के साथ कनेक्ट होगी, तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल सेटअप है वो कम हो जाते हैं। देन वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन है ये, जिसमें अराउंड 7086 सैटेलाइट्स हैं, और हर एक सैटेलाइट में क्या दिया गया है? 3 स्पेस लेजर्स दी हुई है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक तो एक्सेस अच्छी होगी इससे कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो रूरल एंड रिमोट एरियाज में प्रोवाइड की जा सकेगी। देन जो डिजास्टर रिलीफ है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि इमरजेंसी कनेक्टिविटी कहीं प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो वहाँ पे भी इसका सिग्निफिकेंस है। खासकर जैसे टोंगा रीजन जो था वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन के बाद प्रोवाइड किया गया था। देन मिलिट्री यूटिलिटी है इसकी कि सिक्योर लिंक इस्टेब्लिश करता है स्टारलिंक डिफरेंट बेसिस के बीच में, एयरक्राफ्ट शिप्स के बीच में और ड्रोन्स के बीच में। कंसर्न्स क्या है? एस्ट्रोनॉमी इम्पैक्ट है। कहते हैं जो ब्राइट रिफ्लेक्शंस आएंगी ना स्टारलिंक की सैटेलाइट से, ये स्पेस ऑब्जर्वेशन, जो रात को स्पेस ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली लोग जो हैं या फिर साइंटिस्ट कम्युनिटी है, तो वो स्पेस को ऑब्जर्व करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी। देन एटमॉस्फेरिक रिस्क रहेगा। डी ऑर्बिटिंग जो सैटेलाइट्स हैं, मतलब जब सैटेलाइट्स को डी ऑर्बिट करना होगा तो उस वजह से क्या होगा? एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री खराब हो सकती है। टेक्निकल इशू है, एक्सट्रीम वेदर में काम करेगी या नहीं करेगी उसको लेकर डाउट है। जियोमैग्नेटिज्म स्टॉर्म जो है, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आती है उसको लेकर कंसर्न्स है। नेक्स्ट है, सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट ने पीस पैक्ट साइन किया है कुकी जो ग्रुप्स के साथ। मणिपुर जो है काफी टाइम से यहाँ पे वॉयलेंस हमें देखने को मिला, तो उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले कि मणिपुर में एथनिक कंपोजिशन क्या है। अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, जैसे मीटीज रहते हैं, कुकीज हैं, नागाज हैं, तो एथनिक कंपोजिशन इनकी अलग अलग है। मीटीज जो है 60% के अराउंड इनकी पॉपुलेशन है। मेनली ये इम्फाल वैली में रहते हैं और ये हिंदूज हैं। इम्फाल मतलब जो कैपिटल है मणिपुर की, और हिंदूज हैं ये, और मीटी या मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। ये डोमिनेंट क्लास है जो मीटीज है मणिपुर की। देन कुकीज हैं, ये हिल के ट्राइबल लोग हैं, मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, और इनकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कस्टम्स है, और इनका लैंड डिस्प्यूट है काफी लंबे समय से किसके साथ? नागास के साथ। नागास जो है ये वाइडर नागा ग्रुप का पार्ट है जो नॉर्मली नागालैंड में रहते हैं, बट कुछ पार्ट जो है इनका मणिपुर में रहता है। इनका कल्चरल आइडेंटिटी सेपरेट है मीटीज के साथ और कुकीज के साथ, और कुकीज के साथ इनका डिस्प्यूट रहता है। देन रीजंस क्या है 2023 वायलेंस के? कि मीटीज जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे ही वो रिजर्वेशन ले सकें, और ये डिमांड जो है इसको अपोज कर रहा है कुकीज एंड नागास। उनको डर है कि मीटीज तो ऑलरेडी डोमिनेंट क्लास है, और इससे क्या होगा अगर मीटीज को भी रिजर्वेशन दे दी या फिर मीटीज को एसटी स्टेटस दे दिया, इस वजह से उनकी खुद की राइट्स चली जाएंगी। देन एथनिक एंड टेरिटोरियल राइवलरीज है कि कंपटीशन है हिल रिसोर्सेज को लेकर। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे चलती है, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बड़ा कमजोर है, वीक है, इस वजह से डिविजन्स बढ़ती जा रही हैं। रिलीजियस टेंशंस है हिंदू मीटीज, क्रिश्चियन कुकीज और नागाज के बीच में, जिस वजह से मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, भरोसा नहीं रहता एक दूसरे पे। नेक्स्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंटीबायोटिक कल्चर जो है इंडिया में। ये न्यूज को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन एंटीबायोटिक है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली समझते हैं। क्या होता है बेसिकली कि जो जब पर्सन कोई बीमार होता है, जैसे मान लो सोर थ्रोट
जैसी बीमारी होती है, गला पक जाता है, दर्द होता है, उसमें नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं। सोर थ्रोट जो होगा तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है, ताकि जो हमारे गले में जो थ्रोट में बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, उसको वो फाइट कर सके, लड़ सके, ठीक है, खत्म कर सके उसको, बैक्टीरियाज को। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम क्या करते हैं, मेडिसिन का, बायोटिक्स का या तो ओवर यूज कर लेते हैं या मिस यूज कर लेते हैं। नॉर्मली जैसे डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने 3 दिन के लिए 3 दिन का कोर्स करना है, हम क्या करते हैं 5 दिन खाते रहते हैं, 6 दिन खाते रहते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हमने एक दिन खाई, हमें लगा कि एक दिन में हम ठीक हो गए हैं, हम छोड़ देते हैं खानी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो अंदर हमारे जो बैक्टीरियाज है वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। रेजिस्टेंस कैसे होंगे कि एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं करेगी, जिस वजह से और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देन इससे हमारा क्या हो रहा है कि जो गट का हेल्दी माइक्रोबायोटा है, कि हमारे पेट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो भी डिसरप्ट हो रहे हैं, कि बुरे बैक्टीरियाज को मारने की वजह से जो हमारे लिए अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको भी इम्पैक्ट पहुंच रहा है। और क्या होता है कि गट और हमारे पेट और जो ब्रेन का एक्सिस है, ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। एंटीबायोटिक्स जब यूज करते हैं हम ज्यादा तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। एंटीबायोटिक का मिसयूज देखते हैं कि ओवर द काउंटर एक्सेस है, कि इजीली केमिस्ट की शॉप पे मिल जाती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से सेल्फ मेडिकेशन के केसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा क्या, एंटीबायोटिक जो कंज्यूम कर रहे हैं लोग वो ज्यादातर अनअप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने अप्रूव ही नहीं किया, फिर भी बिक रही है। देन एएमआर जो है ये अराउंड 2.67 लाख डेथ हुई है इसकी वजह से 2021 में, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2030 1.2 मिलियन डेथ हो सकती है इनसे, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देन गट एंड मेंटल हेल्थ है। गट माइक्रोब्स जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डोपामाइन का। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, जब आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हो तो क्या हुआ, हमारा जो बॉडी है वो डोपामाइन रिलीज करती है, जो हार्मोन है एक तरह का। और जब डोपामाइन रिलीज होगा तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये एक तरह से ये हेल्दी जो हार्मोन्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करता है एंटीबायोटिक्स। कैसे? क्योंकि डिसबायोसिस जो है एंटीबायोटिक से रिलीज होता है, जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इस वजह से न्यूट्रो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आती है और साइकेट्रिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। देन रिसर्च में पाया गया कि प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स नॉर्मली ये दही वगैरह में मिल जाते हैं। दही हो गया, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हो गया, योगर्ट हो गया, उसमें मिलते हैं। कहते हैं ये हमारे गट माइक्रोबायोटा को हेल्प करते हैं और इससे हमारा डिप्रेशन लेवल जो है या मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, डिप्रेशन कम होता है। देन ड्राइवर्स क्या कारण है जिससे ओवर यूज बढ़ता जा रहा है? एक तो कल्चरल माइंडसेट है कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो हम केमिस्ट को भी कहते हैं, डॉक्टर को भी कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दो। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, डॉक्टर ओवर प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन को, कि ओवर लिख के दे देते हैं। देन रूरल अर्बन गैप है, पुअर अवेयरनेस है और वीक रेगुलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि अनअप्रूव्ड मेडिसिन भी बिक रही हैं। देन इम्प्लीकेशन क्या है? डिसबायोसिस जो है मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर से रिलेटेड है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन माइक्रो बोलाइट्स जो हैं ये बेसिकली ब्रेन फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे इसको कम किया जा सकता है? एक तो पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, जैसे एजुकेशन कैंपेन्स चलाई जाएं, स्कूल करिकुलम में ये डाल दिया जाए, मीडिया की हेल्प ली जा सकती है। ट्रेडिशनल डाइट पे फोकस करने की जरूरत है, जैसे फर्मेंटेड फूड्स हो गए, कर्ड, इडली, डोसा, पिकल्स मतलब अचार हो गए, ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, हमारे पेट के लिए अच्छे हैं। रेगुलेशंस में स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि ओवर द काउंटर ये मिल रही हैं। CDSCO की इन्फोर्समेंट की जरूरत है, यहाँ पे सर्विलियंस की जरूरत है। देन रिसर्च के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ताकि टारगेटेड थेरेपीज बन सके। टारगेटेड का मतलब है कि जो बीमारी हुई है उससे रिलेटेड जो बैक्टीरियाज है उन्हीं को इम्पैक्ट करें, हेल्दी बैक्टीरियाज को ना इम्पैक्ट करें। देन मेडिकल प्रैक्टिस जो है इसमें बेसिकली इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। देन इंटीग्रेटेड साइकेट्री होनी चाहिए। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो होती है पेट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, नेपाल ने बैन कर दिया है फेसबुक, एक्स एंड यूट्यूब, और इसके अलावा 23 अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बैन किया। ये खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। बेसिकली क्यों किया है? नेपाल सरकार का मानना है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, सरकार की रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर रही हैं। बट जो ओपोजिशंस है वहाँ की, या जो जो फ्री स्पीच को वहाँ पे एडवोकेट करते हैं, उनका मानना है कि
ये सरकार जानबूझ के सरकार ने किया है और इसके पीछे कोई रेगुलेटरी रीजन नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है कि सरकार जो है, जो सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनको सप्रेस करना चाहती है सरकार। नेक्स्ट है, सेंटर ने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिटर्स। इसमें बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट ऑडिटर्स जो है अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है। इसमें इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिटर्स जो है ये अपॉइंट किए जाएंगे, जो सप्लीमेंट करेंगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के काम को और इन्वायरमेंट जो लॉज हैं उसको कंप्लाई करने में असिस्ट करेंगे। न्यू रूल्स के अंडर, जिनको कहा गया है इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025, प्राइवेट एजेंसीज जो हैं इनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेंगी। प्राइवेट एजेंसीज का मतलब है कि जो प्राइवेट बॉडीज होंगी वो इनको ऑथोराइज करेंगी, इनको सर्टिफाई करेंगी इन्वायरमेंट ऑडिटर्स को, और ये इन्वायरमेंट ऑडिटर्स फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को असिस्ट करेंगे लॉज को कंप्लाई करने में। देन ओवरऑल फ्रेमवर्क और मॉनिटरिंग जो है ये कौन रेडी करेगा, कौन प्रेजेंट करेगा, ये CPCB दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा रीजनल ऑफिसेज एंड मिनिस्ट्रीज करेंगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश की गई थी सितंबर 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। उसके बाद इसको एयर एक्ट में डाल दिया गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इसके अलावा फंक्शन करती है एज अ बिल फॉर्मेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को, जिससे कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा जो स्ट्रीम्स होगी, छोटे छोटे जो नाले हैं, नदियां हैं, ठीक है, देन कुएं हैं, वेल्स हैं, उनको क्लीन करने में ये असिस्ट करती है और पोल्यूशन को कम करती है वहां से। देन एयर क्वालिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और एयर पोल्यूशन को काउंटर करने में हेल्प करती है। और ये जो ओवरऑल स्कीम है, इसका फायदा क्या हुआ, इससे जो मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन्वायरमेंट लॉस को कंप्लाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है। दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इन्वायरमेंट ऑडिटर्स जो है उसको फुलफिल करने की या प्लग इन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया बर्थ रेट जो है ये डाउन हुआ है, फर्स्ट डिप देखने को मिला है टोटल फर्टिलिटी रेट में 2 सालों में। ये डेटा जो है कहाँ से लिया गया है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से, जो इसी वीक रिलीज हुई है। पढ़ते हैं इसको डिटेल में। इंडिया क्रूड बर्थ रेट जो है दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल, की 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, उसको कहा जाता है क्रूड बर्थ रेट। और ये इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, कितना 0.7 पॉइंट। पहले कितना था ये 19.1 था 2022 में, 2023 में कितना है ये 18.4 है। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये भी थोड़ा नीचे गिरा है, कितना 1.9 पे आ गया 2023 में। देन रिपोर्ट जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे कहा गया कि हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट कहाँ पे है, बिहार में है, दैट इज 25.8, और लोएस्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, 12 जो है। देन बिहार में हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट भी है, और यूनियन टेरिटरीज में लोएस्ट में अगर आप देखोगे किस कहाँ पे लोएस्ट है, दिल्ली में लोएस्ट है। इसके अलावा केरला में हाईएस्ट पॉपुलेशन है एल्डरली लोगों की, कितनी है, 15% है। देन लोएस्ट पॉपुलेशन जो है कहाँ पे है, जो झारखंड, असम और दिल्ली जैसे रीजन में है, तो ये आपने याद रखना है। TFR के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट की। ये बेसिकली होता क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे जो है वो कब अपने पेरेंट्स को रिप्लेस करेंगे एज अ हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विमेन इज एक्सपेक्टेड, कि विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने 15 से 49 ईयर्स के एज स्पैन में कितने बच्चों को जन्म देती है। इससे पता लग जाता हमें कि कितने टाइम में पॉपुलेशन जो है रिप्लेस हो जाएगी बाय यंगर पॉपुलेशन। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है वो कहते हैं TFR जो है 2.1 के राउंड अच्छा रहता है। ठीक है, तो और इसी को मेंटेन करने की जरूरत है। देन टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये क्रिटिकल इंडिकेटर है पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि हेल्दी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, एक्सेस टू हेल्थ केयर है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि जितनी बुजुर्ग पॉपुलेशन होगी उतना ही हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन रहेगा, उतना ही सरकार के ऊपर बर्डन रहेगा, उतना ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स कम रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो ऐसी पॉपुलेशन है जो काम करती है या कर सकती है, वो है 15 to 59 ईयर्स। इसको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, बट हमने देखा कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऐसी कंट्रीज में जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और हेल्दी पॉपुलेशन जो है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, IIT मद्रास ने टॉप किया है NIRF रैंकिंग में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और इसके अलावा सेकेंड नंबर पे है IISc बेंगलुरु, थर्ड पे है IIT बॉम्बे।
थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये रैंकिंग बस याद रखनी है आपने टॉप की। NIRF जो है इसको कौन डेवलप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसमें इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको रैंकिंग दी जाती है। ये फर्स्ट टाइम सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करना है इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग पैरामीटर्स पे। ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इनकी वेटेज रहेगी 30%। देन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस रहेगी 30%। ग्रेजुएशन आउटकम क्या है कि प्लेसमेंट कितनी हुई है, कितने बच्चों की, PhD कितने कर रहे हैं, उनकी 20% है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कितनी है कि कितने के लोग जो है इस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग एथनिसिटी के लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, परसेप्शन क्या है उस यूनिवर्सिटी को लेकर। तो ये अपने पैरामीटर्स याद रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि ये इंपोर्ट्स जो है फार्मा एजेंट्स के उसको कम करेगी, बायोफ्यूल्स के इंपोर्ट्स को कम करेगी। ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया न्यूज़ को ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने यहाँ पे अनाउंस किया कि वो सेटअप करेगा 16 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स अक्रॉस इंडिया अंडर इट्स बायो E3 पॉलिसी। इसके अंडर क्या है कि जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, API जिनको कहा जाता है, इनको इनके इंपोर्ट को कम किया जाएगा, बायोफ्यूल इंजाइम्स को कम किया जाएगा इनके इंपोर्ट को, बायो फर्टिलाइजर्स को, और इससे रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। बेसिक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे क्या हुआ कि हमारा जो APIs है ये बेसिकली ये मेडिसिन जो होती हैं उसका बेस कंपाउंड होता है, तो मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। और हम ज़्यादातर APIs कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बट कोविड-19 के बाद हमने देखा कि जब ट्रेड जो थी या टेक एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रुका हुआ था, उस वजह से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा क्योंकि APIs डिलीवर नहीं हो रहे थे इंडिया में। तो इंडिया ने उसके बाद डिसाइड किया कि हम खुद का क्या करेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, ठीक है, और इंडिया में जो है APIs बिल्ड करेंगे। तो इसके अंडर क्या है, 1000 प्रोडक्ट जो है इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देन बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे, जैसे इसमें नाबी है मोहाली में, टाटा मेमोरियल सेंटर है, ये न्यू ड्रग्स पे ऊपर करेगा, नाबी जो है सस्टेनेबल फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, ICGEB न्यू दिल्ली में सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर, THSTI फरीदाबाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज के ऊपर, IPFT गुरुग्राम बायो पेस्टिसाइड्स के ऊपर, देन NCCS पुणे सेल साइंस रिसर्च के ऊपर। ये आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना इसका। देन हर्ब्स जो हैं ये लार्ज स्केल फर्मेंटर्स होंगे। ये फर्मेंटर्स जो हैं ये बेसिकली 500 से 1000 लीटर तक की फर्मेंटेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इस फैसिलिटीज़ को प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी इस फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाएंगी। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं इसके लिए हालांकि पे करना पड़ेगा उनको। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगी, हमारा इंपोर्ट जो है वो कम होगा, देन सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को और स्मॉल फर्म्स को, देन सेल्फ रिलायंस बनेगा इंडिया बायो फार्मा में या बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। सो आई होप ये न्यूज़ एनालिसिस आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देन प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।